Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 9. The name of this chapter is heredity and evolution. In my previous video I already explained to you transmissions of traits. Today I am going to explain genes. When a male gamete fuse with a female gamete during fertilization, they make a new cell called zygote with a full set of gene. ये क्या होता है? Full set होता है जीन का. This zygote grows and develops to form a new organism having characteristics from both the parent which it has inherited through genes. इसमें बताया गया है बेटे कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने से पहले जो मेल गैमेट किसे कहते हैं हम लोग? स्पर्म को. और जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवरी में प्रेजेंट होता है. तो जब फीमेल से मेल गैमेट मिलता है तो इसके पास में क्या होगा? दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं वो हो सकते हैं, या तो उसके अंदर X हो या फिर इसके अंदर Y हो. तो मान लीजिए कि X जो है वो फ्यूज़ होता है इसके साथ में, तो क्या होगा कि X और X से मिलकर एक न्यू सेल बनेगी जिसे कि हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं. और इस ज़ाइगोट के अंदर आगे जाके डिवीज़न स्टार्ट होता है और फिर ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है. The two genes of pair of gene responsible for a particular characteristics are always present on the corresponding portion of the pair of chromosome. ये जो दो जीन्स होते हैं, जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं बेटे, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे उसके पेरेंट्स के. यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए क्रोमोसोम जो होता है ये इस तरीके से होता है. 4 स्टैंडर्ड टाइप का जो आपको दिखाया गया है, इस तरीके से हम इसको यूँ बनाते हैं. और ये हमेशा जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. आगे जाके बताया गया है, ये देखिए ये इस तरीके से क्रोमोसोम के साथ में प्रेजेंट है. ये वाला जो पार्ट होगा ये जीन कहलाता है इसका. द टू जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम. तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट के अंदर शो किया गया है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, और ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ब्लड ग्रुप्स के अंदर बताया है कि अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 होते हैं, A, B, O और AB. A and B are co-dominant genes whereas O is a recessive genes. O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनेटर होता है बेटे. जो O ब्लड ग्रुप होता है वो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा वो O ब्लड ग्रुप को ले सकता है. ओके. एंड द जीन्स फॉर ब्लड ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय A इज सुपरस्क्रिप्ट एंड IB एक्सेट्रा. इफ द जीनोटाइप इज IA और IAIO then the blood group is A. The genotype is IB और IBIO then the blood group is B. If the genotype is IO and IO then the blood group is O. ओके. तो इस तरीके से अगर जो जीनोटाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा. इसमें जो A जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि A जिसका भी ब्लड ग्रुप होता है तो वो किसी जो A है, AB है और O है तो इसका जो ब्लड है वो ले सकता है. ठीक है. इफ़ द जीनोटाइप इज़ IO दैन द ब्लड ग्रुप इज़ O. तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि किस तरह का जीनोटाइप होने पर कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है. तो आप ये ध्यान रखिएगा कि O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनेटर होता है. सेक्स डिटर्मिनेशन बताया गया है यहाँ पे. द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन. वो प्रोसेस जिसके द्वारा होने जो ऑफस्प्रिंग है उसके सेक्स का हम पता लगा सकते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है.
The chromosomes which determine the sex of a person are called sex chromosomes. Sex chromosomes in male is XY and female it is XX. If a sperm carrying X chromosome fertilize an ovum, then the child born will be a girl. If a sperm carrying Y chromosome fertilizes an ovum, then the child born will be boy. It is the sperm which determines the sex of a child. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आपको किस तरीके से शो करना है, तो ये देखिए कि ओव्यूम को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे और इस तरीके से हम स्पर्म को शो करेंगे। फर्स्ट हमने एक्स का बता दिया है, नेक्स्ट हमने वाई का बता दिया है। जब ये आपस के अंदर एक्स और एक्स कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, तो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होगा और होने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके वो बेबी गर्ल होगा। एंड जब एक्स और वाई आपस के अंदर फ्यूज़ हो रहे हैं तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इस तरीके से शो करेंगे हम, और इससे पता चलेगा कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है ना, वो कौन सा होगा, बेबी बॉय। ओके, तो आपको ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है, और बुक में पेज नंबर 146 के ऊपर आपको पूरा डायग्राम दिया गया है, तो आपको एज इट इज़ इसकी स्टडी करनी है, ये अच्छे से लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट है एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बताया है। अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स in response to the environment is called an acquired trait. Acquired trait cannot be passed on to the future generations. Knowledge, for the example, knowledge to doing something of any characteristics which we cause due to a environmental factor and not present by birth. यहाँ पे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि जो लक्षण जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति की खुद के द्वारा अर्जित की हुई होती है। जैसे कि स्टडी किया ना, अभी जैसे आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो आप ही चाहें कि ये जो स्टडी हमने किया है ये आने वाली जनरेशन में भी एज इट इज़ हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि नॉलेज यानी ज्ञान जो होता है वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो आपको अर्जित करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बताई गई है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बताया कि अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स डीएनए और जीन्स इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो लक्षण जो कि व्यक्ति के डीएनए में ही प्रेजेंट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर पास होते जाएंगे। जैसे कि दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी रिसीव फ्रॉम अ पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलते हैं कैरेक्टर। ओनली दीज ट्रेट कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन। केवल डीएनए में चेंज होने से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर हो रहे हैं, वो वही कैरेक्टर जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। जैसे आई कलर है, स्किन कॉम्प्लेक्शन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर पास आउट होती है। आप इस चीज़ को ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट के अंदर बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट जाता है, ठीक है, तो ये जो उसके साथ हुआ है ये उसी की लाइफ तक रिलेटेड है। मान लीजिए कि उसका जो हाथ है वो कट गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो आने वाली जनरेशन होगी उसके साथ में भी यही प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होगा। समझे क्यों? क्योंकि ये उस वातावरण के साथ में जो उसके साथ हुआ है, जो ये केस उसके साथ में हुआ है, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर आ गया, ये उसके साथ में ये हादसा हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले जनरेशन में उसके साथ में वो होता जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो चांसेस हैं कि जो उसके आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर भी
डायबिटीज़ होने के जो जीन्स हों वो कैरी फॉरवर्ड हो गए हों। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी और डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर है, इसमें भी ये ऐसा है कि आने वाली जनरेशन के अंदर ये होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अलावा और क्या है कि यदि हम बात करें डार्विनवाद की, अगर हम लोग बात करें तो डार्विनवाद के अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से एनिमल्स के अंदर वातावरण में चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, और एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से वो जो एनिमल्स थे उनकी खुद की बॉडी में चेंज आने लगा, और धीरे धीरे करके जो कई सालों के बाद में जो उसकी जनरेशन थी उसमें वो कैरेक्टर ऑलरेडी ही प्रेजेंट थे। तो समझ में आया, दो तरह के ट्रेट्स की स्टडी हमने करी है, एक्वायर्ड ट्रेट्स की और इनहेरिटेड ट्रेट्स की। और इसमें यही बताया गया है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स, तो ये जो ट्रेट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन अ रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ओके, कॉल्ड द एक्वायर्ड ट्रेट। और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो डीएनए में चेंज होने की वजह से होते हैं। तो ये जो चैप्टर में हमारे पास टॉपिक्स थे, और इसके बाद में जितना भी पार्ट है वो सब कट हो गया है, वो नहीं आ रहा है आपके एग्ज़ाम में बेटे। तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए केवल इतनी ही पोर्शन की तैयारी करनी है। आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ट्रेड्स हैं, जो कीवर्ड्स आपको दिए गए थे, इसके अलावा जो मेंडल्स के जो लॉज थे उसकी स्टडी है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं इस टॉपिक में से हमारे पास में। थैंक यू वेरी मच बेटे।